आपका स्वागत है। आप लोगों के जो चौथा पेपर है जिसमें अपने सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी है। सामान्य हिंदी में जो आपका ड्राफ्टिंग वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामर जो आपकी 50 मार्क्स की है और लगभग ग्रामर में जो है 40 से ऊपर लोग मार्क्स ले आते हैं और 40 से 45 के बीच में एक औसत रहता है। लेकिन जो आपका पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड है वो ज़्यादा मायने रखता है। उसमें आपकी जो लेखन कौशल, कितना आप अच्छा लिखते हो, किस तरीके से लिखते हो, ये सारी बात जो है वो आपके देखी जाती है। जैसे आपके निबंध लेखन हुआ, भाव विस्तार हुआ, लेटर राइटिंग हुई, आपके निविदा प्रारूप हुआ, ये सारी चीज़ें, संक्षिप्तीकरण हुआ, या जो आपको एक पूरा का पूरा गद्यांश दिया हुआ उसमें से उसको आपके संक्षिप्तीकरण करना या प्रश्न उत्तर लिखना। तो ये जो संक्षिप्तीकरण वाला जो टॉपिक है आपके, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी में आपकी सारी जो बुद्धिमानी है वो देखी जाती है। एक तो आप चीज़ों को किस तरीके से आप बढ़ा के लिखते हो और चीज़ों को कैसे आप कम शब्दों में लिखते हो, तो ये दोनों चीज़ आपके इस भाग में देखी जाती है, ताकि उन्हें पता चल सके कि आप में दोनों कौशल है या नहीं। आप अपनी छोटी बात को और अच्छे तरीके से कितना कह सकते हो और बड़ी बात को आप कितना कम शब्दों में कह सको, तो ये सारी चीज़ हमें देखनी है। अगर हम, आप लोगों ने हिंदी में भी आप लोगों ने क्लासें देखी होगी, पल्लवन जो है आपके, ये जो बिंदु है आपके, यहाँ पे आपको जैसे एक कोई उक्ति दी हुई होती है और उसका हमें सविस्तार पूरा का पूरा बात बतानी है, तो सविस्तार वर्णन करना है उसका। अब ये जो बात अपने को बतानी, देखो इसमें हमें व्याख्या जो है उसकी शब्दार्थ, जो शाब्दिक व्याख्या है वो हमें नहीं करनी होती है। यहाँ पे शाब्दिक व्याख्या नहीं करनी, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, हमें किसकी उक्ति है ये भी लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। नहीं लिखना है आपके ये जो उक्ति है वो किसकी है, तो ये भी हमें नहीं लिखना है, नहीं लिखना। तो दो चीज़ तो यहाँ पे आपके ध्यान रखनी है। यहाँ अपन ये नहीं कहना है कि इस उक्ति में कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं, वो तो कह दिया कबीरदास जी ने। अब आप क्या कहना चाहते हो, उस उक्ति से आप क्या समझे हो, वो आपके लिखना है। तो हमें उस बात पे ही सीधा आ जाना। आपके मैं जो पिछले पेपर में आपके आ रखी है उसका लिख के आप लोगों को दिखाऊंगा इसमें किस तरीके से चीज़ है। तो आपको सविस्तार वर्णन करना, उसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन शाब्दिक व्याख्या नहीं। उसका जो मंतव्य है उसको आपको बताना है, मंतव्य की व्याख्या करनी है, व्याख्या करनी है, यानी कि उसमें कौन जो बात कही गई है वो किस संदर्भ में कही गई है। पहली चीज तो ये हमें समझनी है क्यों कही गई है, दूसरी चीज हमें ये समझनी है, तीसरा इसका सामान्यकरण करना है कि वो सामान्य जो परिस्थितियां है उन पर लागू होती है या नहीं होती है। तो किस संदर्भ में क्यों कही गई है और उसका सामान्यकरण करना है। फिर आपको इसके बाद ये समझने के बाद आपको उसकी, जो मैंने कहा कि उसके मंतव्य की व्याख्या, ये आपके सबसे पहला जो पैरा है उसमें ये चीज़ आएगी। जब आप भाव विस्तार लिखोगे तो सबसे पहले जो उसका मंतव्य, यानी उसका अंदर छुपा हुआ जो निहितार्थ वो क्या है, मंतव्य का मतलब हुआ निहितार्थ की व्याख्या आपको करनी है। पहला जो पैराग्राफ है आपका ये होगा। दूसरा जो पैराग्राफ होगा उसमें आपको उदाहरण देकर चीज को स्पष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। और वो उदाहरण जो है बिल्कुल प्रासंगिक होने चाहिए आपके और सर्वमान्य होने चाहिए, सबने सुने हो, ऐसे नहीं कि जो आपको ही पता हो, वो नहीं। एक तो रेलेवेंट होने चाहिए और एक उनकी पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, सभी लोग उनको जानते हैं, मानते हैं या समझते हैं। तो इस तरह के जो है आपके उदाहरण होने चाहिए। तीसरा जो बिंदु है उसमें आपके उससे संबंधित भविष्य की रूपरेखा, या हम यूं कह सकते हैं कि सुझाव, या हम कह सकते हैं कि कोई उक्ति के साथ उसको हमें समाप्त करना आना चाहिए।
साथ समाप्ति। तो ये हमारा एक तरीके से निष्कर्ष हो जाता है। तो ये 3 जो पैरा है आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है जब भी आप लिखो। तो सबसे पहले तो आप बताओ कि इसका मंतव्य या निहितार्थ क्या है। पहले तो उस उक्ति का निहितार्थ बताना आपको कि वास्तव में ये क्यों कही गई है, इसका आशय क्या है। दूसरी चीज़ जो है आपको ये बतानी है कि उदाहरण देकर स्पष्ट करनी है, और उदाहरण ऐसे होने चाहिए कि प्रासंगिक व सर्वमान्य होने चाहिए, क्योंकि 100 शब्दों में है तो आप ये 3 पैराग्राफ में चीज़ आपको लिखनी है। 100 वर्ड्स है तो 3 पैरा में आपकी सारी चीज़ जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। और भविष्य की जो रूपरेखा, सुझाव या कोई उक्ति के साथ उसकी समाप्ति जो है वो आपको करनी आनी चाहिए। तो फिर आपकी ये चीज़ है भाव विस्तार जो पल्लवन जो है, हालांकि इन दोनों में भी अंतर होता है, लेकिन अपन सामान्यतः यही समझते हैं कि भाव विस्तार और पल्लवन जो है एक ही है। लेकिन अगर हिंदी में हम जाएंगे तो इन दोनों में भी आपके अंतर होता है। तो इसका अर्थ क्या है, आशय क्या है, मंतव्य क्या है, यानी छुपी हुई बात क्या है, उसमें किस संदर्भ में वो चीज़ कही गई। हालांकि हमें ये नहीं लिखना कि फलाने के संदर्भ में कही गई है या इस व्यक्ति ने कही है या उनकी उस पुस्तक में मिलती है, ये बातें यहाँ नहीं लानी है। आपको सटीक शब्दों में सबसे पहले एक 3 या 4 लाइन में उसका जो वास्तव में भावार्थ है वो आपको बताना आना चाहिए। दूसरे में आपको उदाहरण सहित उसको एक्सप्लेन करना है, और उदाहरण रिलेवेंट होने चाहिए और वो आपके सबको मान्य हो ऐसे उदाहरण जो है वो आपके होने चाहिए। और तीसरे में जो निष्कर्ष है आपका, उसमें एक भविष्य की आशा, वो उक्ति पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की है। अगर ये लगता है कोई जैसे आपके जैसे पिछली बार आई थी कि असफलता या आधार है सफलता की, तो आप उसमें कुछ भविष्य की रूपरेखा, सुझाव, सजेशन, ये चीज़ें आप दे सकते हो ताकि एक आशा का संचार हो। और उसमें कुछ ऐसे जो कोटेशंस है वो भी आप लास्ट में डाल सकते हो। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पल्लवन की जो उक्तियाँ नहीं डालनी है उदाहरण के देते समय, नहीं तो फिर ये हो गया कि एक पल्लवन और फिर आपने एक और पल्लवन खड़ा कर दिया। एक तो उक्ति वो एग्जामिनर ने पूछी थी और एक आपने खुद अपनी तरफ से और बना दी, उसमें वो नहीं। आपको उक्ति वो होनी चाहिए जो उस पहले वाली उक्ति को जो आपको दी गई है पल्लवन में, उसको वो बिल्कुल एक्सप्लेन करे। मतलब उसको लिखने से ये समझ में आ जाएगी कि हाँ ये क्या कहा गया था। दूसरी पहेली नहीं बुझानी है एक पहेली को समझाने के लिए, बस ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। तो जैसे अपना पिछला जो पेपर था आपके, उसकी अगर अपन बात करें तो उसमें ये आपके आई थी चीज़ कि असफलता सफलता का आधार स्तंभ है। अब देखो इसमें जो लिखने का है वो आपके 100 शब्द है, शब्द सीमा लगभग 100 शब्द। तो लगभग का मतलब है कम भी हो सकती है और 15-20 शब्द जो है ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे बात थी कि असफलताएं सफलता का आधार है। अब देखो असफलता एक तो होगी, सफलता का आधार है। इसका मतलब ये नहीं कि सफल होने से पहले असफल होना जरूरी है, अनिवार्यता नहीं है यहाँ। वो कह रहा है कि सफलता का आधार है। हाँ कुछ लोग असफल हो गए हैं लेकिन वो भी सफल हो सकते हैं बाद में, सिर्फ असफलता ही अंतिम परिणाम नहीं है। यहाँ पे जो कहने का तात्पर्य है वो ये है। तो अगर अपन इन चीज़ों को लिखेंगे तो किस प्रकार हमारी भाषा होनी चाहिए। देखो यहाँ हिंदी में अपने को ध्यान रखना है कि भाषा पे बहुत ज़्यादा जोर देना है, मात्राओं की जो गलतियाँ है वो हमारी नहीं के बराबर हो, तो अपने को यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे असफलता सफलता का आधार है तो अपन लिखा देखो सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू है, यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो यानी कि हमने दोनों को जोड़ दिया कि सफलता और असफलता कोई अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। जो व्यक्ति असफल होता है वो सफल होता है, और जो सफल होता है जिंदगी में उसको भी कभी कभी आपके असफल होना पड़ता है। तो यहाँ पे बात यही थी, सफलता के लिए के शिखर को छूने वाले व्यक्तियों ने असफलताओं का कड़वा स्वाद चखकर तथा उनसे सीख लेकर उन्हें सफलता की ओर मोड़ा है। तो यही बात अपन जो उक्ति की बात है, सफलता की मंजिल असफलता की नींव पर तैयार करने में वे लोग सफल रहे हैं। सबकी अपन नहीं बात करें कि भाई सारे सफल लोग असफल हुए हैं, लेकिन जो सफल हुए और जिन्होंने असफलता का स्वाद चखा उनकी अपन बात कर रहे हैं। असफलता की नींव तैयार करने में वे सफल रहे हैं, उन्हें पता है असफलता के फल कभी कच्चे नहीं होते हैं। तो ऐसे जो आपके कोटेशंस आने चाहिए जिससे कि आपकी चीज़ और ज़्यादा पुष्ट हो। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आप सारे में अंडरलाइन नहीं करनी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसमें आपकी अंडरलाइन करनी है। सारे में करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर एग्जामिनर ये ढूंढेगा किसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, बोले वही काम की चीज़ है।
तो यहाँ हमें देखना है, सभी चीज़ों में अंडरलाइन नहीं करनी है, जो मैंने यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज़ों में कर रखी है। फिर आपका एग्जाम्पल, ये तो हमने बता दिया कि इसका मंतव्य क्या था, तो यहाँ पे तो हमने इसका जो मंतव्य था वो देखा, यानी कि इसका भावार्थ हमने देखा कि भाव का इसका क्या अर्थ है, वास्तव में वो क्या चीज़ कहना चाहता है। फिर उसके बाद हमने दूसरे पैरा में उदाहरण दिए, देखो कि 1000 बार गिरने के बाद चींटी का दीवार पर चढ़ना, सैकड़ों असफल डुबकियां लगाने के बाद गोताखोरों द्वारा मोती ढूंढना, जो आपके वो जिसको अपन पूरा लिखते हैं, यहाँ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, जो आपके चींटी 100 बार चली, ये पूरी एक आपके लाइनें हैं, उनमें से कुछ अंश जो है वो मैंने यहाँ पे लिए है ताकि वो चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे एक तो चींटी वाला कि चींटी का दीवार पर चढ़ना, सैकड़ों असफल डुबकियां लगाने के बाद गोताखोरों द्वारा मोती ढूंढना, 1000 असफलता के बाद एडिसन का विद्युत बल्ब का आविष्कार किया जाना, या आविष्कार लिखना, खोजना नहीं, इनमें भी देखो अंतर होता है, आविष्कार किया जाना। अब्राहम लिंकन कई चुनावों में हारने के बाद राष्ट्रपति पद पर पहुंचे। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां इन सफल व्यक्तियों ने असफलताओं से प्रेरणा व सीख ग्रहण करके इन्हें सफलताओं में बदला है। तो ये आपका उदाहरण जो है वो पूरा का पूरा यहाँ आ गया। तो ये जो लाइनें हैं ये अपनी 7-8 लाइनें हो गई, यानी कि लगभग 70 जो शब्द है वो हमने यहाँ लिख दिए, और लगभग 30 के आसपास जो है वो हमने यहाँ लिख दिए, और लास्ट में जो निष्कर्ष है वो तो 100 से 120 शब्दों में आप इस चीज़ को लिख सकते हो। लास्ट में हमने लिखा कि अतः मनुष्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब देखो यहाँ चींटी का उदाहरण लिया है और अपन ने लिखा कि इन सफल व्यक्तियों ने, अब चींटी तो सफल है नहीं, व्यक्ति तो है नहीं, तो देखो यहाँ पे क्या बात लिखी, इस चीज को स्पष्ट किया कि इन सफल व्यक्तियों ने असफलताओं से प्रेरणा, यानी चींटी से तो प्रेरणा ली है या सीख ग्रहण की है अपनी गलतियों से, और इन्हें सफलता में बदला है। तो ये चीज यहाँ क्लियर करनी है। लास्ट में देखो निष्कर्ष में क्या चीज थी, अतः मनुष्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए, जिसे ईश्वर ने विवेक शक्ति प्रदान की है, मनुष्य को तो ये दी है, तो उसको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। नन्ही चींटी, अब देखो यहाँ पर हमने जो बात बताई है कि नन्ही चींटी विवेकशीलता के अभाव में भी हार नहीं मानती है, विवेकशीलता के अभाव में भी हार नहीं मानती है तथा निरंतर प्रयत्नशील रहती है। तो मनुष्य को अपनी समस्त ताकत का उपयोग करके असफलता को सफलता की वरमाला पहना ही सकता है। तो मनुष्य अपनी समस्त ताकत का, अपन यूँ लिख सकते हैं, मनुष्य अपनी समस्त ताकत का उपयोग करके असफलताओं को सफलता की वरमाला पहना ही सकता है। और लास्ट में निष्कर्ष सतह अपन ने लिख दिया कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो आपकी ये जो उक्ति है इसमें सारी बात ही क्लियर हो गई कि असफलता भी एक आपके पड़ाव है सफलता के लिए, और जो कोशिश करते हैं, प्रयत्नशील होते हैं, तो उन्हें ये चीज़ें झेलनी पड़ती है, असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपनी मंजिल पर आखिर में पहुंच जाते हैं। तो इसका जो निष्कर्ष था वो आपके हमने ऐसे कोट, आप कोई भी कोटेशन डाल सकते हो जो रेलेवेंट हो, मैंने कहा प्रासंगिक हो। तो मुख्यतः जो हमने चीज़ देखी यहाँ वो आपके 3 पैराग्राफ में सारी बात देखी। आपके कौन कौन सी बात थी यहाँ पे अपन देख सकते हैं। सबसे पहले जो बात थी हमारी वो ये थी कि पहले तो हमने उसका जो मंतव्य था, भावार्थ था, उसको स्पष्ट किया कि ये उक्ति क्या कहना चाहती है। दूसरे में हमने एग्जाम्पल देके अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया, और तीसरे में जो है हमने निष्कर्ष निकाल के और आगे भविष्य के बारे में भी बताया कि भैया इससे आपको निराश नहीं होना, आगे भी आपके लिए रास्ते खुले हैं और ये चीज़ें तो चलती रहती है। और लास्ट में ये एक जो आपके प्रेरणास्पद जो उक्ति है वो हमने यहाँ पे डाली है। तो ये आपके ऐसी उक्तियाँ आप लास्ट में डाल सकते हो जो इस चीज़ से जुड़ी हुई है और बिल्कुल उससे प्रासंगिकता रखती है। तो जब भी आप ऐसे जो आपके पल्लवन वाला जो टॉपिक है उसको लिखो तो 3 मुख्यतः जो पैरा है उसमें आपकी बातें आनी चाहिए। पहले में मैंने कहा उसका भावार्थ आना चाहिए, दूसरे में आपके उदाहरण, और उदाहरण बिल्कुल अच्छे सटीक, और ऐसे नहीं कि उदाहरण को लेके ही बैठ जाओ, एक ही आप 4 लाइनों में उसको ही आप घसीटते रहो, वैसे नहीं। 4 लाइनों में तो 8 उदाहरण आ जाने चाहिए
जहाँ पे आपकी बात बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सिद्ध होती हो। जैसे कि ये आप देखो कि इसमें आप खुद ही देख लो कि कितने उदाहरण जो थे वो इसी लाइन में आ गए। जैसे हमने ये लिखी 4 लाइनें, उसमें एक उदाहरण आया देखो चींटी का, दूसरा आया गोताखोर का, तीसरा उदाहरण आया एडिसन का, चौथा आया अब्राहम लिंकन का। तो ये सारे जो है आपके उदाहरण इसी में ही आ गए जो ये चीज़ को साबित करते हैं। तो आप जब उदाहरण दो तो बिल्कुल सटीक एक ही आपके लाइन में 1 या 2 उदाहरण पूरे हो जाने चाहिए उससे जुड़े हुए, तब वो अपनी चीज़ और परफेक्ट हो सकती है। हाँ, भाषा शैली पे बिल्कुल इसको ज़्यादा फैलाना नहीं है। आप कोशिश करो कि कम शब्द, नफे तुले शब्द हो, लेकिन चीज़ जो है वो आपकी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप अपनी बात को कह सकते हो। तो ये ऐसे है अपना, यही मतलब तरीका है लिखने का। मैंने खुद ने आपके इसी तरीके से, पहले हमारे 100-200 नंबर का होता था तो मेरे 121 मार्क्स थे हिंदी में। तो मैं इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता था, क्योंकि जो ग्रामर थी उसमें तो कुछ ना कुछ रह ही जाता। आपको ही बताया कि कुछ ना कुछ 1-2 चीज़ें आपके रह जाती। कभी प्रशासनिक शब्दावली जो है उसमें आपको जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। लोकोक्ति और मुहावरे में कई बार आप सही तरीके से वाक्य प्रयोग नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। लेकिन अगर ये वाला पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप उन सब चीज़ों को दबा सकते हो। बस यही चीज़ हमें यहाँ क्लियर रखनी है। फिर उसके बाद जो है आपके निबंध वाला भाग आता है, और निबंध में भी हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। निबंध नाम से ही जाहिर है आपके बिल्कुल बांध कर चीज़ें हमें लिखनी है, जुड़ी हुई होनी चाहिए। देखो यहाँ पे हमें किन चीज़ों से बचना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो हमें यहाँ तथ्यात्मक जानकारी से बचना है, जानकारी कम से कम दी जाए। पहली चीज़ तो जैसे आंकड़े वगैरह अभी बताऊंगा इसमें आगे भी, ये अपने को यहाँ नहीं देने। आपके लगभग 250 शब्दों में ये निबंध आरपीएससी पूछती है। 3 टॉपिक पिछली बार दिए थे और एक पर आपको लिखना है, यानी कि 2.5 पेज आपको लिखने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 पृष्ठ इसमें लिख सकते हो। 3 पृष्ठ ही देते हैं और 3 पृष्ठ आप लिख सकते हो। लेकिन हमें यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें भी जो है, जो भूमिका है या जो प्रस्तावना है आपके, वो बिल्कुल संक्षेप में होनी चाहिए। ये आपके 4 से 5 पंक्तियों में होनी चाहिए, पंक्तियों में होनी चाहिए। और मैंने कहा कि आंकड़े, तथ्यात्मक जानकारी, फैक्चुअल डेटा का इस्तेमाल अपने को नहीं करना है। और दूसरी चीज, हमें जीके सामान्य ज्ञान के उत्तर की तरह नहीं लिखना है। उत्तर की तरह नहीं लिखना, ठीक है, वैसे नहीं लिखना। जीके में लिखते, जैसे पर्यटन है, विकास और संभावनाएं, तो हमें जीके वाला पर्यटन यहाँ नहीं लिखना है कि ये इतने सन को उद्योग का दर्जा दिया गया, फलानी संस्था बनाई गई, यहाँ नहीं। यहाँ पे आपकी भाषा शैली जो है वो देखी जाती है निबंध में। आपने अगर आंकड़े नहीं भी यूज किए हैं, लेकिन अगर आपकी भाषा और आपकी शैली कैसी है, इस पर आपकी कितनी पकड़ है, वो आपकी चीज़ देखी जाती है। आप उसमें किस तरीके से चीज़ों को जोड़ कर लिखते हो, किस तरह के कोटेशंस डालते हो उसमें, तो ये चीज़ें ज़्यादा मायने इसमें निबंध में रखती है। ये निबंध है, ये जीके का प्रश्न का उत्तर नहीं है। बस ये चीज़ दिमाग में रखनी है जब निबंध लिखो तब। और आपकी भाषा ऐसी अखबारी भाषा नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाषा में वजन होना चाहिए और सटीक और महत्वपूर्ण। जैसे अपन ने भाव विस्तार में लिखी, तो इस तरह की भाषा में एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, जो चीज़ों को आपके आगे से आगे जोड़े और पढ़ने वाले को भी रुचिकर लगे और उसे लगे कि हाँ कोई मूवी है जो चल रही है। और यहाँ पे ख़त्म, वो पूरा पढ़ने के बाद ही आपके उसको बिल्कुल छोड़े कि हाँ कुछ लिखा है और मैंने 2.5 पेज पढ़े लेकिन मैं अपना ध्यान नहीं हटा सका। तो यहाँ पर भी यही चीज़ें हैं कि आप कितना अच्छा भाषा कौशल दिखा पाते हो। ये अभ्यास से आती है, ऐसा नहीं है कि आप कि मैं अभी कैसे सीखूंगा या कैसे होगा। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, आप सीख लोगे अभी से ही लिखना शुरू करोगे तो आपके जैसे भूमिका और प्रस्तावना है, तो ये 4 से 5 पंक्तियों में होनी चाहिए आपके। इतने में आपको ये बताना है। फिर जो मेन मुद्दा है उस पे आना है, मुख्य विषय क्या है आपका, और वो मुख्य विषय कैसा है। जैसे आपके कुछ चीज़ें फिक्स है, जैसे राजस्थान में पर्यटन है, एक आपके वैश्विक
अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित चीज़ पूछ ली जाती है, एक टेक्नोलॉजी से, और एक महिला, बच्चे और इनसे सामाजिक समस्याओं से। ये 4-5 चीज़ें आप फिक्स कर लो तो मैं कह रहा हूँ कि आपको निबंध में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखो कौन कौन सा, एक तो वैश्विक मामले जैसे भारत की विदेश नीति या इनसे भी पूछ लेते हैं, आतंकवाद वगैरह आपके। दूसरा पर्यावरण के मुद्दे, ये आपके एक महत्वपूर्ण है। तीसरा जो है आपके पर्यटन या अपने राजस्थान की संस्कृति, कला संस्कृति, इससे। चौथा सामाजिक समस्याएं, इसमें भी पर्टिकुलर आपके महिला से संबंधित या ऐसे आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, सामाजिक समस्याएं या आंतरिक सुरक्षा जैसे नक्सलवाद वगैरह है, इनसे रिलेटेड चीज़ें। लेकिन उसमें हमें तथ्यात्मक चीज़ें नहीं लिखनी, बचना चाहिए। और उसमें ऐसा लिखना चाहिए कि आगे एक जो हिंदी का जो विद्यार्थी लिखता है, आपके साहित्यकार की तरह का जो व्यक्ति लिखता है कि ये संभावना है, ऐसे किया जा सकता है, मतलब उसके सारे एस्पेक्ट लेके जो व्यक्ति चले। और पांचवा जो मुद्दा है आपके वो है प्रौद्योगिकी से संबंधित। तो इनमें आपके 4-5 टॉपिक आप लोग तैयार कर लो इन पे, तो आपके लगभग जो है 20-25 टॉपिक हो जाते हैं और उसमें आपको चीज़ें मिल जाती है जिसको आप लिख सको। यानी अगर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा तो उससे मिलता जुलता जो है वो आपको पता चल जाता है। तो वहाँ थोड़े बहुत जो है जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आपकी भाषा होनी चाहिए। अब जैसे पर्यावरण की अपन बात करें, पर्यावरण समस्या एक चुनौती, सभी पढ़ते हैं हम पर्यावरण में ये है, तो आप पहले बताओ कि पर्यावरण की समस्या कब उत्पन्न हुई, कि मनुष्य ने जब विकास की दहलीज पर कदम रखा, तो भाषा यही आपकी। उसके साथ ही पारिस्थितिकी की समस्या उत्पन्न होने लगी, औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ ही ये समस्याएं और जटिल होने लगी। और आज वैश्विक स्तर पर हम वैश्विक भूमंडलीय तापन जैसी चीज़ें और जैव विविधताओं का संकट, हिम शिलाखंडों का पिघलना और समुद्री जल स्तर का ऊपर उठना जैसी समस्याएं हमारे सामने विकराल रूप धारण कर चुकी है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए फिर आप बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने ये प्रयास किए हैं, लेकिन इन प्रयासों में भी हमें पूर्णतः सफलता नहीं मिली है। लेकिन मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो मनुष्य के सामने ये समस्या ज़्यादा मायने नहीं रखती और वो अपने प्रयासों के द्वारा इन पर कभी न कभी सफलता या इन पर जो है आपके नियंत्रण जरूर हासिल करेगा। और इसके लिए वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जो अभी प्रयास जो नए कर रहा है वो इस दिशा में ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आपकी लैंग्वेज जो है वो यहाँ मायने रखती है। अब यहाँ पेरिस में ये इतना डिग्री था, पूर्व औद्योगिक स्तर इतना था, क्योटो प्रोटोकॉल इतनी तारीख को आया, ये नहीं लिखना है। इसमें अनेक्चर ए है, बी है, ये निबंध में नहीं लिखना है। ये जीएस के जो है आपकी भाषा शैली है। निबंध की जो भाषा शैली है वो आपकी बिल्कुल अलग होती है, हटकर होती है। तो आप अगर ये मुद्दे देखते हो आप इसमें, जैसे इसमें आपके वैश्विक मामलों में हम देखें तो आतंकवाद का मुद्दा है, हमेशा से ही रहा है ये आपके, अभी भी अपन देख सकते हैं। WTO है, ऐसे मुद्दे हैं, UN है, इसमें सुधार वगैरह। तो ये ऐसे मुद्दे यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें आपके वैश्विक भूमंडल, वैश्विक तापन, पारिस्थितिकी संकट है, निर्वनीकरण है, ये ऐसे जो है आपके इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं। राजस्थान की हेरिटेज होगी। सामाजिक समस्याओं में जैसे आपके महिला बच्चों की समस्या, इनसे संबंधित महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया आपके। फिर इसी तरह नक्सलवाद, काला धन, ब्लैक मनी जो है वो आपके हो गया। और फिर आपके जातिवाद, सांप्रदायिकता, ये ऐसे टॉपिक है जो आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी में जैव टेक्नोलॉजी है, आपके जैव तकनीक है, संचार क्रांति है, इसके सामाजिक, मतलब यहाँ पे तकनीकी पहलू नहीं पूछते हैं आपको यहाँ पूछेंगे कि इनका सामाजिक आर्थिक परिणाम क्या पड़ रहा है, राजनीतिक परिणाम क्या पड़ रहा है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इन चीज़ों को आपके पूछा जाता है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह के अगर आप मुद्दे तैयार करते हो तो आपके निबंध में जो है आप अच्छा खासा कर सकते हो और आपकी चीज़ें पहले से तैयार रहेगी। तो मैंने बताया कि निबंध में जब हम चीज़ें शुरू करते हैं
तो 4-5 पंक्ति यानी कि 50 जो शब्द है लगभग वो आपके भूमिका या प्रस्तावना के रूप में होना चाहिए। फिर आपका जो मुख्य विषय है, क्या पूछा जा रहा है, उसको आप लगभग 2 या 3 पैराग्राफ में इन चीज़ों को आप एक्सप्लेन करो कि क्या वास्तव में समस्या है। और ये पैराग्राफ आपके 50 प्लस 50 प्लस 50 के होने चाहिए, यानी कि 150 शब्दों में जो है वो आपके मुख्य ये विषय आना चाहिए। और थर्ड में जो आपका निष्कर्ष, संभावना, सुझाव, वो आपके बिल्कुल संक्षेप में होने चाहिए। संभावना, सुझाव ये आपके 50 से 70 शब्दों में होने चाहिए। तो 50 तक कोशिश करो कि 250 में जो है अपनी चीज़ पूरी हो जाए, इससे ज़्यादा आगे वो नहीं बढ़े। तो फिर आपका निबंध जो है वो आप बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हो और बढ़िया तरीके से। बस भाषा शैली बढ़िया होनी चाहिए, गलतियाँ मात्राओं की बहुत कम होनी चाहिए, और ये फैक्चुअल जानकारी, डेटा वगैरह का जो इस्तेमाल है वो आप कम से कम करो, तो अपन अच्छे निबंध की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे इस बार जो था आपके निबंध की अपन बात करें तो देखो आप लोग, पहला जो बिंदु था कि निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखो। देखो एक तो था राजस्थान में पर्यटन विकास के नए आयाम, इस पर लिखना था। यानी मेन मुद्दा यहाँ क्या था, मुख्य विषय वस्तु विकास के नए आयाम, लगभग 250 शब्द है यहाँ पर। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाज। देखो ये सीधा ही मैंने बताया टेक्नोलॉजी का समाज पे या संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ से। और तीसरा है भारतीय न्यायपालिका की सक्रियता, उपादेयता व संभावनाएं। तो एक ऐसा मुद्दा जो है जुडिशियल एक्टिविज्म, इनसे भी रिलेटेड दल बदल, और एक राजनीतिक मुद्दा लोकतंत्र की चुनौतियां, संभावनाएं, तो एक ये भी आपके मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपके निबंध के रूप में हमेशा से ही रहे हैं। ये आज नहीं, 20 साल से यही टॉपिक पूछे जाते हैं निबंध। मैंने तो जब से तैयारी शुरू की और सिलेक्शन हुआ और उसके बाद भी जब से पढ़ा रहा हूँ, इनके बाहर कुछ नहीं जाता। यही मेन टॉपिक जो मैंने आप लोगों को बताया 4-5 रहते हैं, इनके इर्द गिर्द ही निबंध घूमते हैं आपके। यहाँ पे अगर अपन बात करें पर्यटन की, तो आप देखो कि राजस्थान में पर्यटन विकास के नए आयाम। तो अब देखो आपकी भाषा शैली किस प्रकार होगी। तो राजस्थान में पर्यटन विकास के नए आयाम, ये हेडिंग हमने फर्स्ट पे निबंध लिख रहे हैं। तो आपकी भाषा में पहले चीज़ में क्लियर होनी चाहिए कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों से संपन्न राजस्थान हमेशा पर्यटकों के लिए आकर्षण बिंदु या आकर्षण केंद्र रहा है, तथा केसरिया बालम पधारो हमारे देश की उक्ति को चरितार्थ करता है। तो इससे आपकी जो बात है बिल्कुल सटीक शब्दों में हमने बता दी कि राजस्थान का पर्यटन के हिसाब से क्या महत्व है। तो ये भाषा जो है देखो अभ्यास से आती है और आप लोग भी सीख जाओगे अगर अभी से लिखना शुरू करोगे तो। दूसरा, पर्यटन का इतिहास ह्वेनसांग के भीनमाल भ्रमण से आरंभ होता हुआ। अब देखो थोड़ा इतिहास भी बताओ कि पर्यटन हमारा क्या रहा है। पर्यटन का इतिहास ह्वेनसांग के भीनमाल भ्रमण से आरंभ होता हुआ अरब यात्रियों के ग्रंथों में स्थान बनाते हुए अकबर सहित तमाम मुगल बादशाहों की अजमेर चिश्ती दरगाह यात्रा तक अनवरत चलता रहा, जो ब्रिटिश काल में वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने में सफल रहा। तो पूरा इतिहास एक झटके में आपके 4 लाइन में आ गया अंग्रेजों तक ह्वेनसांग से, कि पर्यटन का इतिहास ह्वेनसांग के भीनमाल भ्रमण से आरंभ होता हुआ अरब यात्रियों के ग्रंथों में स्थान बनाते हुए अकबर सहित तमाम मुगल बादशाहों की अजमेर यात्रा तक अनवरत चलता रहा, जो ब्रिटिश काल में वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने में सफल रहा। तो यहाँ पे आपकी जो मुख्य मुद्दा है वो आपके आया। अब देखो आज़ादी के बाद पर्यटन ने राजस्थान में परंपरागत, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, देखो अब पर्यटन के कितने प्रकार होते हैं, नए आयाम पूछ रहा है, पुराने भी बताओ कि ये थे पुराने संक्षेप में। तो आज़ादी के बाद पर्यटन ने राजस्थान में परंपरागत, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक आयामों के साथ साथ नवीन आयाम ग्रहण किए, जो 21वीं सदी के आरंभिक 2 दशकों तक जारी रहे। तो हमने ह्वेनसांग से बात शुरू की और 21वीं सदी के आरंभिक 2 दशक 2020 तक अपन आ चुके हैं। अब आगे की बात अपन देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। अब देखो नवीन आयाम क्या है उनकी बात। इन नवीन आयामों में प्राकृतिक पर्यटन जो नेचुरल आपके टूरिज्म है, चिकित्सा पर्यटन, दूसरा मुद्दा चिकित्सा पर्यटन का आपके, तीसरा हो गया कृषि एग्रो पर्यटन, एग्रो टूरिज्म, और विवाह वेडिंग आपके डेस्टिनेशन प्रमुख रूप से उभर कर सामने आए हैं।
यूनेस्को ने भी प्राकृतिक व सांस्कृतिक धरोहरों में राजस्थान के कई स्थलों को शामिल करके इसे वैश्विक पहचान दी है। तो यूनेस्को का भी महत्वपूर्ण रोल रहा है, हम देख सकते हैं। फिर आप देखो, फिर अपन इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि नए आयामों में हमने एक लिखा प्राकृतिक पर्यटन, दूसरा चिकित्सा, तीसरा आपके कृषि और चौथा विवाह। तो पढ़ा हुआ तो जीके ही काम आता है, लेकिन लिखना जीके की तरह नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक पर्यटन में राजस्थान की भौगोलिक विविधता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। अब आपकी भाषा शैली है, देखो, एक तरफ मरुस्थलीय क्षेत्र तथा प्लाया बेसिन है, तो दूसरी तरफ चंबल व बनास का मैदान, एक तरफ अरावली के उत्तुंग शिखर, तो दूसरी तरफ हाड़ौती का पठारी भाग प्राकृतिक सुंदरता की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे हमने लिखा हाड़ौती का पठारी भाग, अरावली के उत्तुंग शिखर, बनास का मैदान और मरुस्थलीय जिले। तो ये आपके नेचुरल साइट के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। फिर कृषि की बात करें हम, तो कृषि पर्यटन सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करता ही है, साथ ही साथ आमदनी के नए स्रोत के रूप में उभर कर सामने आया है। जो आपके SDG है, आपके स्टेट जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, SDG जिनको अपन बोलते हैं, तो उसके लिए ही तो कृषि जो आपके एग्रो टूरिज्म है, ये फार्म जो टूरिज्म है आपके, ये सारी चीज़ें उसी को ध्यान में रखकर ही लाई गई है। तो उस दिशा में हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो कृषि पर्यटन सतत विकास के लक्ष्यों को तो पूरा करता ही है, साथ ही साथ आमदनी के नए स्रोत के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इंदिरा गांधी नहर व नर्मदा नहर क्षेत्र में इसका तेजी से विकास हो रहा है। और कहाँ कहाँ, तो देखो, अनार की खेती जैसलमेर में, खजूर की खेती, जैव कृषि व फूलों की खेती इसमें मुख्य भूमिका में है। तो यहाँ तक हमने इसकी भी बात कर दी आपके। फिर जो महत्वपूर्ण बात है वो अपन यहाँ देखते हैं। वो बात आपके ये है कि आधारभूत संरचनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत करके कृषि पर्यटन को और मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि हमारे कृषि पर्यटन में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चुनौती कहाँ पर है, वो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में एक चुनौती मानी जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके जो है आपके कृषि पर्यटन को हम बढ़ावा दे सकते हैं। फिर आपके महत्वपूर्ण चीज है चिकित्सा पर्यटन की बात हमने की कि चिकित्सा पर्यटन काफी अरसे से महत्वपूर्ण बना हुआ है। जयपुर फूड से लेकर हृदय चिकित्सा, लीवर ट्रांसप्लांट व आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र में राजस्थान ने पहचान बनाई है तथा देश विदेश से पर्यटकों को आकर्षित किया है। तो एक आपके न्यू डायमेंशन में ये है। तीसरा न्यू डायमेंशन, अगला चौथा, इसी प्रकार वर्तमान में समृद्ध परिवारों द्वारा विवाह के लिए राजस्थान को चुना जाना तथा पूर्व विवाह शूटिंग, प्री वेडिंग जो आपके शूटिंग होती है इत्यादि के लिए भी राजस्थान आना राजस्थान को नए अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार फिर लास्ट में हमने लिखी, जो लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पे हमने बात कर ली जो मेन मुद्दा था। इस प्रकार परंपरागत पर्यटन के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र में आए नवाचार के प्रति भी रंगीलो राजस्थान पूर्णतया तैयार व प्रतिबद्ध है। तो हमने निष्कर्ष में क्या लिखा, देखो, इस प्रकार परंपरागत पर्यटन के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र में आए नवाचार के प्रति रंगीलो राजस्थान पूर्णतया तैयार व प्रतिबद्ध है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से चीजें, आपकी भाषा, उस पर आपकी कैसी पकड़ है, ये सारी चीजें मायने रखती है। तो ये लगभग जो है 300 शब्द हो चुके थे इसके, आपके 300 वर्ड्स में अपन ने सारी बात जो है वो आपके लिखी है। और मेन जो मुद्दा था तो हमने भाषा कौशल पर ध्यान दिया है। और लास्ट जो निष्कर्ष है उससे आप चीज़ें समझ सकते हो, एक बार और सुन लो कि इस प्रकार परंपरागत पर्यटन के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र में आए नवाचार के प्रति भी रंगीलो राजस्थान पूर्णतया तैयार व प्रतिबद्ध, यानी कि एक ही लाइन में आपने इस चीज को भी डाल के स्पष्ट कर दिया। ये जो टैग लाइन्स है आपके कीवर्ड्स है रंगीलो राजस्थान। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको आप उठाओ और अपने निबंध में उनको हिस्सा बनाओ। तो आपकी ये जो है राइटिंग पूरी हो जाती है निबंध की। निबंध लेखन, तो निबंध लेखन एक कौशल है और ये भाषा पे आपकी कितनी पकड़ है इससे चीज़ें और मजबूत होती है। हो सकता है इससे भी और कई लोग बढ़िया लिख सकते हैं, कुछ लोग लिखते भी है। तो आप कोशिश करो कि मेरी भाषा हर निबंध, हर भाव विस्तार जब भी मैं लिखूं तो और ज़्यादा वो आपके रिफाइंड हो। और ये जो आपका प्रारूप वाला भाग है और निबंध है, इन पर आप अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो। ये देखो, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, न इनके लिए कंटेंट की ज़रूरत होती है।
कंटेंट जो आपके दिमाग में अब तक है वही कंटेंट काम आता है, अब उसको आप किस तरीके से एक अच्छी भाषा में आप उनको लिख सकते हो। तो आप बिल्कुल ये, हम साथ साथ में इनका भी आप लोगों को मेहनत करवाएंगे। जब 8 से क्लास होगी तो ग्रामर वगैरह तो चलेगी, और एक दो जने टीचर अपने पास है जो ग्रामर वगैरह की आपको बढ़िया तैयारी करवाएंगे, लेकिन साथ में ये तैयारी भी करवाएंगे। और इसके लिए आप लोगों को मैं टॉपिक भी दूंगा निबंध के लिए, भाव विस्तार के लिए, लेटर राइटिंग, और इसके आपको रोज़ लिख के लाना है, बताना है, ताकि ये साथ में हिंदी और अंग्रेजी का जो पेपर है अपना वो हो जाए। इसी तरह इंग्लिश में भी आपको निबंध वगैरह जो लिख के लाना है, आपको रिपोर्ट राइटिंग वगैरह लिखनी है, तो उससे क्या होता है, अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होती है, और जैसे जैसे आप बार बार चीज़ों को इनको लिखोगे तो आपकी गलतियाँ कम होती जाएगी, और लास्ट में जो है स्थिति अपनी मजबूत हो जाती है, फिर अपन इनको बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐसे ही जो है आपके, मैंने बताया कि 5-7 टॉपिक है निबंध के, उनको आप अभी से तय कर लो कौन कौन से हैं जो मैंने ये बताए थे। छठा जो है अपन राजनीतिक मुद्दे भी लिख सकते हैं, जिसमें लोकतंत्र वगैरह ये है आपके, न्यायपालिका वगैरह, लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली, ऐसे भी पूछ लेते हैं कहीं पर, अध्यक्ष प्रणाली, संसदीय प्रणाली, इनमें अंतर कौन सी ज़्यादा आपके लायक है देश के लिए। दल बदल पर पूछ सकते हैं, दलीय राजनीति पर, गठबंधन सरकारों पर, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है और निबंध के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो आप जब निबंध और भाव विस्तार लिखो तो पहले उनका एक फॉर्मेट आपके पास में बनना चाहिए रफ कार्य में, और फिर उसके बाद अपने को इस पे भाषा पे आना चाहिए, और बिल्कुल पूरी चीज़ पहले से तय करके फिर ही पेन चलानी चाहिए आपके आंसर बुकलेट में। पहले रफ कार्य में बिल्कुल उसका एक फॉर्मेट बना लो, उसके बाद लिखना शुरू करो, क्योंकि ये तो निबंध जैसी चीज़ है, अगर आपने एक बार यहाँ पे आपकी इन 4 लाइनों में ही अगर आपने गलत राह पकड़ ली लिखने की, तो फिर आगे आपको वो चीज़ें पूरी संभाली ही नहीं जाएगी, और आप गलतियों पे गलतियां करते जाओगे, और लास्ट में फिर आपको लगेगा कि इसको काटना चाहिए, दूसरा लिखना चाहिए, फिर तब बात फिर ख़त्म हो जाती है। तो पहले सारी चीज़ सोच लो और फिर उसके बाद चीज़ को लिखना शुरू करो। अब जैसे राजस्थान में जितनी भी पर्यटन से संबंधित चीज़ें सारी आ गई, केसरिया बालम पधारो हमारे देश, इसी में ही आपने डाल दिया, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी भाषा पे डिपेंड करता है। रंगीलो राजस्थान आपने एक लाइन में उसी का हिस्सा बना दिया। तो इस तरीके से कोशिश करो कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें फैलानी नहीं पड़े, कम शब्दों में और सारी बातें हम कह सकें। तो इस चीज़ पे जितना आप ज़्यादा ध्यान दोगे, अभ्यास करोगे, तो ये उतनी ही आपके चीज़ें ज़्यादा पुख्ता होती जाएगी। और भाव विस्तार इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, आज मतलब एक बार आपकी चीज़ें आ जाती है तो फिर आप कभी नहीं रुकते हो, फिर आपके वो आदत में आ जाती है। अब जैसे आज आप मुझे कोई भी टॉपिक दोगे भाव विस्तार लिखने के लिए, तो मैं सीधा उसको लिख दूंगा आपको, और 10 मिनट लगेंगे पूरे को लिखने में, उसमें सारा ही हो गया, सोच भी लिया, फॉर्मेट भी बना लिया, क्योंकि ये चीज़ अब मुझे पता है कि एक भाव विस्तार में क्या चीज़ मुझे डालनी है, कि पहले मुझे भावार्थ लिखना है, फिर मुझे एग्जाम्पल दे के उस चीज़ को आपके स्पष्ट करना है, और वो आपका जो पहले का पढ़ा हुआ ज्ञान जितना भी जीके वो सब चीज़ें काम आती है यहाँ पर, फिर आप उन्हें एग्जाम्पल देते हो, तब ये बातें फिर वहाँ आपके मायने रखती है। इसी तरह निबंध की बात है, बस भाषा ही बदलनी है, बाकी तथ्यात्मक जानकारियाँ तो सब है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं लिखनी, अपने को भाषा शैली पर ज़्यादा जोर देते हुए चीज़ों को लिखना आना चाहिए। तो आज इतना ही, फिर अपन इसी तरह कोई और टॉपिक पे बात करेंगे ताकि आप लोगों को मेंस के लिए मदद मिले। 8 तारीख को जो है आपके अपना क्लासेस शुरू है, 8 नवंबर को सुबह 8:30 बजे एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कम सेमिनार है, जिसमें आप लोगों को आना है, जो भी आना चाहता है, क्योंकि फिर 3:30 बजे उन्हीं लोगों को ही अलाउ करेंगे जो आपके यहाँ पे आ चुके हैं, जो रजिस्ट्रेशन में आ चुके हैं। और 3:30 बजे अपनी रेगुलर क्लास शुरू होगी। पहले राज्य व्यवस्था और संविधान की क्लासें चलेगी आपके 2 घंटे, और बाद में जो है राजस्थान का इतिहास है वहाँ से अपन शुरू करेंगे फर्स्ट पेपर से। तो दोनों पेपर चलेंगे, यानी कि हमें आज जो वर्तमान, तब तक हालांकि सिलेबस भी आ जाएगा जब आंसर की आ गई तो आपके, और फर्स्ट पेपर जो है ये, तो ये अपन साथ चलाएंगे आपके। और आप लोगों को जानकारी लेनी है तो सारी इस नंबर पे आप लोग बात करके सारी जानकारी ले सकते हो।
टेस्ट जो है अपन ने 10 तारीख को रखा है आपके 10 नवंबर को, और 10 नवंबर को 12:30 बजे अपन ने रखा है। और ये आपका फुल टेस्ट होगा, जयपुर जोधपुर दोनों जगह होगा, और इसमें पूरी इतिहास जो है वो आपको पूछी जाएगी। तो अभी अपन साथ में आप लोग तैयारी कर लो, ताकि हिस्ट्री वाला जो है एक टेस्ट जो पुराने लोग हैं जिनको क्लास वगैरह की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों के लिए ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तो वो टेस्ट दे सकते हैं। बाकी जो क्लास के लिए आ रहा है उसको अभी अलग तरीके से उनके लिए टेस्ट वगैरह सारी जो है आपकी सुविधा आंसर राइटिंग की अपन प्रोवाइड करवाएंगे। तो उनको इनमें अभी नहीं उलझना, उनके लिए ये चीज़ है, इस पर अपन काम करेंगे। और ये जो क्लासें होगी वो आपके ऐसे नहीं होगी कि आप नोट्स बनाओ एक एक चीज़ जमा कर, वैसे नहीं। अपन इनको बिल्कुल सही कम शब्दों में, जहाँ पे आप समझ सको और आंसर लिख सको, कम टाइम में अपन इनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तरीका जो है मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि एक फॉर्मेट के तौर पर अपन इन चीज़ों को पढ़ेंगे, तब आप सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कम से कम अटेंड कर सको, लिख सको। तो ये जो अपना प्रोग्राम है ये आपके शुरू है। क्लासेज ऑफलाइन ये अपनी मैंने आप लोगों को बताया ही है, गुजर की थड़ी पर जो संकल्प क्लासेज है वहाँ पर जेपी फाउंडेशन की अपनी ये क्लासें होगी, और टेस्ट सीरीज जयपुर और जोधपुर दोनों जगह होगी आपके। तो 8 नवंबर को इन चीज़ों पे अपन रेगुलर जो है अपनी क्लास शुरू हो जाएगी। आंसर की आ ही चुकी है आप लोगों के, और एक दो क्वेश्चन में फ़र्क पड़ सकता है और एक दो ही आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपके जो कट ऑफ है उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वही है अपने, अगर इतने आ रहे हैं 85 और गर्ल्स के ओबीसी जनरल में 75, तो वो सेफ और बिल्कुल 100% सेफ है। हाँ, एक दो नंबर कम ही रह सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो आप बिल्कुल अभी से तैयारी करने में लग जाओ, और जो लोग टेस्ट के लिए है वो टेस्ट का पढ़ना शुरू करो। आप 2 दिन दिवाली खूब है, उसके बाद वापस पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि 20 नवंबर तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और जितनी जल्दबाजी में आप लोग देख ही रहे हो आंसर की आ रही है सारी चीज़ें, तो फेब में आपके एग्ज़ाम हो जाएगा, ये आप बिल्कुल मान कर चलो। तो फरवरी में ये मान के चलो कि मुख्य परीक्षा हमारी होगी, तो उस हिसाब से अभी से तैयारी करो। थैंक यू, बेस्ट विशेज, हैप्पी दिवाली।